तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले टोटल 6 फैक्टर है, जिनमें से 4 मेन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद है वेंडर वॉल्स डीशील्डिंग, उसके बाद है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जिसको हम स्पेस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और चौथा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है हमारे टेम्परेचर और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। तो कोई सा भी प्रोटॉन अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या फिर एटम से जुड़ा हुआ है तो वो डीशील्डेड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा प्रोटॉन जो कि -I ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम डीशील्डेड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डीशील्डेड इफ इट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप और -I ग्रुप। ठीक है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है या फिर -I ग्रुप है, अगर वो ज़्यादा डीशील्ड कर देता है प्रोटॉन को, तो हमारी जो डेल वैल्यू है या फिर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ डीशील्डिंग इज मोर देन डेल वैल्यू विल बी मोर। उसी चीज़ को अब आप एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 कंपाउंड है, CH3CH2F और CH3CH2Cl। यहाँ पे दोनों साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले तो हमें ये करना है कि नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लेना है इस कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ सिग्नल निकालें तो हमें पता चल जाता है ये दोनों जो प्रोटॉन है इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है, तो ये दोनों प्रोटॉन देंगे सिग्नल एक, मतलब दोनों जन एक सिग्नल देंगे, और ये जो तीनों प्रोटॉन्स है ये एक सिग्नल देंगे, मतलब कि बी। सिमिलरली यहाँ पे भी बी देंगे, मतलब कि एक सिग्नल, और ये दोनों प्रोटॉन भी एक सिग्नल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है डीशील्डिंग और शील्डिंग का। अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, एग्जाम्पल नंबर 1 को, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा जो ये ए सिग्नल वाला जो प्रोटॉन है ये ज़्यादा डीशील्डेड होगा। क्यों होगा डीशील्डेड? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है एकदम डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींच लेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये वाला जो प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन ए सिग्नल जो दे रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे डीशील्डेड एज कम्पेयर टू बी प्रोटॉन, मतलब कि बी प्रोटॉन कुछ हद तक शील्डेड रहेंगे एज कम्पेयर टू ए प्रोटॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अब होता ये है कि ये जो हमारे डीशील्डेड प्रोटॉन है यहाँ पे और यहाँ पे भी डीशील्डेड प्रोटॉन है, तो ज़्यादा डीशील्डेड इसके होंगे एज़ कम्पेयर टू ये वाला ए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब ये ज़्यादा डीशील्ड करेगा इस प्रोटॉन को, तो इस प्रोटॉन की जो डेल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस प्रोटॉन की डेल वैल्यू कम होगी क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल में हमारे जो ए वाले प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन ए हैं वो ज़्यादा डीशील्डेड होंगे, और जो प्रोटॉन बी हैं वो कम डीशील्डेड होंगे क्योंकि वो दूर हैं इससे। तो यहाँ पे डीशील्डिंग डिक्रीज होती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ से वही समझना है आपको, यहाँ पे इन लोग का डिस्टेंस बहुत पास है इसीलिए डीशील्डिंग इंक्रीज थी यहाँ पे ए प्रोटॉन में, और यहाँ पे थोड़ी सी डीशील्डिंग डिक्रीज हो गई क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये जो हमारा बी वाला कार्बन एटम है उसका। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ये ए प्रोटॉन है वो ज़्यादा हायर वैल्यू देगा, और जो हमारा बी प्रोटॉन है वो कम लोअर वैल्यू देगा किसकी? केमिकल शिफ्ट की। तो यहाँ पे आप एक सीरीज़ देख रहे हो जहाँ पे CH3F है, उसकी जो डेल की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वो हाईली डीशील्डेड है F के साथ वाले प्रोटॉन्स। क्यों हाईली डीशील्डेड है? क्योंकि यहाँ पे F जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उसके बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा कम डीशील्डेड है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है, ये और कम हुआ, और यहाँ पे सबसे कम। तो यहाँ पे वही है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा डीशील्डिंग आपको देखने मिलेगी प्रोटॉन में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की, जो है हमारा वैंडर वॉल डीशील्डिंग। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन बल्की मॉलिक्यूल सम प्रोटॉन में ऑक्यूपाई स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बल्की ग्रुप रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ प्रोटॉन, हैंस सच प्रोटॉन विल बी डीशील्डेड एंड हैज़ हायर डेल वैल्यू। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा बल्की ग्रुप रहता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटॉन रहता है वो डीशील्डेड प्रोटॉन हो जाता है और उसमें हमें हायर डेल वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई एक रिंग है और ये कोई सा बल्की ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उसके बगल में ही मेरे पास है एक स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन में एक प्रोटॉन। तो ये जो बल्की ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो जाता है और उसमें हमें मिलती है हायर डेल वैल्यू। ठीक है,
अब हम एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट क्या करता है एनाइसोट्रॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन को। तो यहाँ पे sp3 वाले की होती है डेल वैल्यू 0.9 से 1.5, ठीक है। sp2 की रहती है 4.5 से 10 तक, और sp की रहती है सरप्राइजिंगली 2 से 3 तक। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sp3 में हमारा s कैरेक्टर रहता है 25%, sp2 में रहता है हमारा 33.3% और sp में रहता है हमारा 50%। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा डी शील्डेड होगा और उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी डेल की, ठीक है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे कम है जो है हमारा 25%, तो इसीलिए इसकी ये डी शील्डेड कम है, ये शील्डेड ज़्यादा है, इसीलिए इसकी वैल्यू है वो कम है। sp2 में भी आप देख सकते हो ये डी शील्डेड कम है, इसीलिए इसकी वैल्यू 4.5 से 10 तक है। पर यहाँ sp में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी डेल की वैल्यू, क्योंकि ये हाईली डी शील्डेड है, क्योंकि यहाँ पे sp मतलब s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% s कैरेक्टर है हमारा। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई भी एटम अटैच्ड प्रोटॉन से, वो उतना ही ज़्यादा डी शील्डिंग होगा प्रोटॉन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला रहता है sp हाइब्रिडाइज जो हमारा कार्बन रहता है, वो उसकी डेल वैल्यू 2 से 3 तक ही जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? ये होता है एक इफेक्ट की वजह से, जिसको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की। तो वो क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड विच टेल्स शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इन NMR एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंपाउंड का जो हमें डी शील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट बताता है NMR एब्जॉर्प्शन में, और ये बेसिकली हमें 4 टाइप्स के कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स में देखा गया है: एल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड एंड एल्काइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट इन एल्कीन। तो यहाँ पे रहता है एल्कीन में 2 बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिनमें से एक बॉन्ड रहता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड रहता है हमारा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं डीलोकलाइज होते लगते हैं और आपस में घूमने लगते हैं, और कोई भी जब चार्ज पार्टिकल घूमने लगता है तो वो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और अगर दोनों का डायरेक्शन अलग रहता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन अलग रहता है तो वो होता है हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो एल्कीन मॉलिक्यूल में हमारे जो प्रोटॉन रहते हैं वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर को, क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोटॉन रहता है ये डी शील्डेड हो जाता है प्रोटॉन, और जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आती है वो डाउन फील्ड में आती है या फिर हायर टाउ वैल्यू आती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो रहती है हमारी डेल की वैल्यू 4.5 से 6.5 तक। अब बात करते हैं हम बेंजीन की, जिसमें एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट अलग तरह से काम करता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं एल्कीन और बेंजीन में कंपैरिजन की। सबसे पहले एल्कीन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, बेंजीन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। एल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड था इसीलिए वो डी शील्डेड था, मतलब कि ठीक है उसका समझ में आता है। पर अब बेंजीन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो यहाँ पे मतलब कि 3 डबल बॉन्ड है मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पे एक रिंग भी है, मतलब कि 3 इंड्यूस्ड करंट और एक रिंग करंट भी यहाँ पे बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी यही इलेक्ट्रॉन के द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एल्कीन वाले कंपाउंड से, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा डी शील्डेड रहता है बेंजीन मॉलिक्यूल, और इसकी जो टाउ की वैल्यू रहती है, मतलब डेल्टा की वैल्यू रहती है, वो 6.5 से 8.5 तक जाती है। वो इसीलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे जो रिंग करंट रहता है वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर प्ले करता है प्रोटॉन को डी शील्ड करने में, और जो दूसरा है हमारा रीज़न वो कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है जो कि ज़्यादा मतलब डीलोकलाइज करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो प्रोटॉन रहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर में जो कार्बन रहते हैं, ठीक है, कार्बन ये हमारे डायमैग्नेटिक इन नेचर रहते हैं। गाइस बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन कि एल्कीन का भी जो कार्बन था वो C डबल बॉन्ड C है और ये बेंजीन का भी C डबल बॉन्ड C है, पर बेंजीन में ज़्यादा डी शील्ड हुआ है प्रोटॉन, ऐसा क्यों?
तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि देखो एल्कीन में हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड था, तो एक ही मतलब कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा था और एक ही मतलब थोड़ी सी ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। पर यहाँ पे हमारे पास 3 मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि 3 पाई बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की पावर होगी और एक रिंग भी है। तो मतलब कि पाई बॉन्ड तो आपस में डीलोकलाइज करेंगे ही साथ पूरे रिंग में डीलोकलाइज करेंगे, मतलब कि रिंग करंट भी यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा जो डी शील्डिंग है प्रोटॉन में वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे थी हमारी डेल्टा की वैल्यू 4.5 से 6.5, पर जो बेंजीन में 6.5 से 8.5 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 पहले तो पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मतलब पावर मिली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटॉन वही है, सेम पिछला वाला केस, प्रोटॉन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब प्रोटॉन हमारा जो शो करेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड के हमारे, ठीक है। तो एल्डिहाइड में होता ये है कि हमारे पास एक ही वो रहता है, पाई बॉन्ड हमारे पास एक रहता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी एक ही रहता है। तो यहाँ पे भी मतलब कि हमें बेंजीन से कम मिलना चाहिए हमें डेल्टा की वैल्यू, पर यहाँ पे बेंजीन से ज़्यादा मिलती है हमें डेल्टा की वैल्यू। वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हमारा इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जो हमारे जो प्रोटॉन है वो हाईली डीशील्डेड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजीन के प्रोटॉन, ठीक है। बेंजीन के प्रोटॉन से ज़्यादा डीशील्डेड हो जाते हैं यहाँ के प्रोटॉन एल्डिहाइड के, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज O। ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ये हाईली डीशील्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डेल्टा की वैल्यू रहती है वो 9 से 10 के बीच में रहती है, ठीक है। तो गाइस अब हम बढ़ चुके हैं अपने फाइनल की तरफ, मतलब जो हमारा एसिटिलीन मॉलिक्यूल की तरफ। तो यहाँ पे होता ये है कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाला रहता है एसिटिलीन। तो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा हमें डी शील्डिंग प्रोटॉन मिलना चाहिए, डी शील्डेड प्रोटॉन हमें ज़्यादा यहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसे हम एज्यूम कर रहे थे। पर यहाँ होता उसका अपोजिट है, यहाँ पे शील्डेड प्रोटॉन मिलता है, हमें डाईमैग्नेटिक शील्डेड प्रोटॉन मिलता है। वो आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि हमें डी शील्डेड मिलना चाहिए था। तो ये होता ये है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर देता है। तो अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे वो प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर हमारी ये कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर वो हो रही है, प्लेन में अगर चल रही है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटॉन है और ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो डायरेक्शन रहता है वो अपोजिट रहता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोटॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। अगर वो शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं प्रोटॉन, तो मतलब वो अप फील्ड में होंगे और उनकी जो डेल्टा की वैल्यू होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, वो कम होगी, जो कि होगी हमारी 2 से 3.5 या फिर 4 की तक, ठीक है। फोर्थ है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका जो प्रोटॉन रहता है वो डीशील्डेड हो जाता है, हाईली डीशील्डेड हो जाता है, और उससे हमें एक हायर डेल्टा वैल्यू मिलती है। अगर हम बात करें इंटर मॉलिक्यूल या फिर इंट्रा मॉलिक्यूल की, तो ये है हमारा इंटर मॉलिक्यूल जो कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, और ये है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर जो हमारे एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो अगर इंटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो हमें ज़्यादा डी शील्डिंग मिलेगी, ठीक है, और इंट्रा मॉलिक्यूल में देखोगे तो हमें कम डी शील्डिंग वैल्यू मिलेगी, मतलब कम डाउन फील्ड वैल्यू मिलेगी एज कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर में हमें कम वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो हमें डी शील्डिंग प्रोटॉन मिलेगा, या फिर डाउन फील्ड वैल्यू मिलेगी, या फिर हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने सारे मेन अपने फैक्टर्स कवर कर लिए हैं। अब यह है टेम्परेचर और इसके बाद एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से हमें डी शील्डिंग नहीं, शील्डिंग की तरफ हमें मिलने लगता है केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, ठीक है। तो टेम्परेचर का फैक्टर सिर्फ इतना सही है।
तो लास्ट हमारा जो है फैक्टर वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा हमारे पास इनर्ट होना चाहिए। अगर आप कोई पोलर वो सॉल्वेंट ले लोगे तो आपका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो प्लस माइनस 0.3 ppm तक चेंज हो सकता है। यहाँ पे वही लिखा है, चेंजिंग सॉल्वेंट फ्रॉम CCl4 टू DMSO और मोर पोलर सॉल्वेंट हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट प्लस माइनस 0.3 ppm। सो गाइस, ये थे सारे नोटिसेबल फैक्टर्स जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।